त्रिपाठी जी। गाइस तो वापस। जी जी गजेंद्र भैया। फेस नजर नहीं आ रहा है। आपका फेस। हाँ जी भैया, आपका फेस बिल्कुल अभी नजर नहीं आ रहा है, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है भैया। चलो एक काम करो, ऑडियो पे चलने दो, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू के कारण नहीं हो पा रहा हूँ। बाकी एक तो मैं बिल्कुल गोपालपुरा मेरे ऑफिस में हूँ और नेटवर्क भी फुल आ रहा है, जी। क्या पता क्या। हाँ जी भैया, शायद वो इशू आ रहा है, तो अगर आप कहें तो स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कर दो ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके। मेरा तो चेहरा थोड़ी देखना, गजेंद्र मेरी भैया आवाज सुननी है। अब वो बात भी है, मगर भैया सब हैं आज आपकी वजह से यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं भैया फिर। स्टार्ट कर दो। तो भैया, जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा टॉपिक है राजनीति में युवा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है राजनीति के अंदर युवा की, भारतीय राजनीति में? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके जो फाउंडर हैं जी निखिल जी शर्मा और जी आप होस्ट स्वर्णिम जी त्रिपाठी, आपको सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो चूज किया, क्योंकि राजनीति में जी युवाओं की भैया। क्या अहम भूमिका रहती है। क्योंकि कई जी। युवा जो राजनीति से दूर भटकते हैं, दूर जाते हैं, हाँ उनको जी। लगता है कि राजनीति एक बहुत ही दलगित राजनीति हो गई है। लेकिन आपने आज जो टॉपिक लिया, उस टॉपिक के माध्यम से मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि मैं पूरा परिपक्व नहीं हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे या जो मेरे युवा साथी जी हैं जो अभी मुझे लाइव देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन मुझे सुन जरूर पा रहे हैं, वो जो भी बिल्कुल क्वेश्चन भैया। करेंगे उस क्वेश्चन से डेफिनेटली हो सकता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। सारे सवालों का जवाब तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे से तरीके से दे पाऊंगा, बट जितनों का भी दे पाऊंगा बिल्कुल भैया। कोशिश करूंगा। इसके लिए एक बार थैंक्स मैं आपको इंस्टाग्राम को, तो उनके फाउंडर को और आप फर्स्ट दोनों को पहले थैंक्स करना चाहूंगा, और सभी जो युवा साथी मुझे सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा क्वेश्चन भैया ये था कि क्या आपके हिसाब से परिभाषा है राजनीति के अंदर युवा की, भारतीय राजनीति के अंदर, कि किस तरह क्या रोल प्ले करते हैं आजकल का यूथ? किसी भी देश की राजनीति के अंदर, चाहे वो हमारा भारत जी हो या वर्ल्ड का कोई भी देश हो, उसके अंदर जिस तरह से बिना शाही के कलम नहीं चल सकता, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, उसी तरीके से बिना युवा के राजनीति नहीं चल सकती। चाहे वो हमारा पारिवारिक जी। कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले जो याद किया जाता है वो युद्ध को याद किया जाता बिल्कुल सही भैया। है। इसलिए युवाओं को हर फील्ड में आगे आना ही चाहिए और आगे आते भी हैं। युवा युवा क्या है, एक वायु है, उसको अपोजिट हम देखें तो युवा का अपोजिट होता है वायु। और वायु जिस वायु। दिशा में प्रवाहित होती है वो उसको हर तरफ उसकी तरफ खींच के ले चली जाती है। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे देश में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था जी दिल्ली के अंदर, जी उस समय हजारों युवा जिनको कोई लेना देना नहीं, वो युवा उससे प्रेरित होकर और उस दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे और उस आंदोलन को चलाया। 2014 की बात अगर मैं करूं, गोवा का अधिवेशन था, जी राष्ट्रीय अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने देश के जी प्रधानमंत्री का दावेदार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी जी को किया था, नरेंद्र भाई मोदी जी को। जी तब आपने जी देखा जी होगा कि पूरे हिंदुस्तान को छोड़ा पूरे विश्व में एक ही नाम चला था, मोदी मोदी मोदी। जो एक छोटा बच्चा 5 साल का, जिसको शायद राजनीति की एबीसीडी भी नहीं पता, वो अपना टी शर्ट पहन के बिल्कुल चल भैया। रहा है, मास्क पहन के चल रहा है, बड़े बुजुर्ग ए से लेकर जेड तक। तो कहीं न कहीं युवाओं की अहम भूमिका राजनीति में रहती है। कोई प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। मैं कहता हूँ कि पंच के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, पंचायत समिति के चुनाव होते हैं, जिला परिषद के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, और जो जी सबसे बड़ा चुनाव होता है वो शासन चुनाव। जी। छात्र अगर संघ वो, चुनाव। वो अगर वो वोट डालने जा रहा है, इसका मतलब उसको राजनीति में कहीं न कहीं इंटरेस्ट है, अन्यथा वो जी वोट डालने भी नहीं जाता। हमारे कई सारे युवा साथी ऐसे हैं जो वोट डालने भी आज की तारीख में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बिल्कुल कि भैया। उनको ऐसा लगता है कि राजनीति बहुत ही खराब चीज है। लेकिन मैं उन सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि राजनीति जितना करना सबसे बड़ा कठिन काम है, व्यापार करना बहुत आसान काम है। पढ़कर हम आरएस, आईएएस, आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं राजनीतिक क्षेत्र में हर 5 साल के अंदर उस राजनेता को अपना परीक्षा देनी पड़ती है। एक हल्की सी गलती, एक आपका गलत स्टेटमेंट और एक गलत जी आपने भैया। जरा उठाया गलत कदम, आपकी जीवन भर की राजनीति पर पानी फेर देती है। ये क्रिकेट मैच की बिल्कुल। तरह, अगर आप पिच पर खड़े हैं और जो बॉलर वो बॉलिंग कर रहा है, अगर आपने
एक भी मिस्टेक कर दी और बॉल को छोड़ दिया तो आप 100% आउट होना तय है। लूज बॉल का भी जी वेट भैया, करना पड़ेगा आपको, फ्रंट पे आके भी खेलना पड़ेगा, बैक पे आके भी खेलना पड़ेगा। और एक चीज जो कहते हैं लूज बॉल आ रही है बिल्कुल सही एग्जाम्पल के थ्रू भैया आपने ये समझाया, क्योंकि हमारे तो देश को राजनीति का भले शौक नहीं है, मगर क्रिकेट का जरूर काफी क्रिकेट का शौक है। 100%। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम समझाएं तो शायद हम इस चीज को बिल्कुल एक अलग लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट और राजनीति को मैं दोनों को एक ही तरह से जोड़ता हूँ। क्योंकि क्रिकेट के फील्ड तक पहुंचना और राजनीति के फील्ड तक पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को ऐसा बिल्कुल। लगता है कि जब हम मैच देख रहे होते हैं और लगता है कि ओ शिट यार ये केस तो इतना इजी था, लेकिन जिस टाइम पर वो फील्डर उस फील्ड में होता है और जो शॉट आता है और जितनी स्पीड से आता है, और उस सबसे बड़ी समस्या तो उस टाइम की सिचुएशन क्या है उस मैच की, और जब हजारों की पब्लिक उस ग्राउंड में होती है और उस मैच की सिचुएशन क्या है कि हमें कितनी बॉलों को कितने रन चाहिए, हमको उस मैच को जी जीतना है और एक अंदर का जी कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी बढ़ाना पड़ता है। अगर हम बाहर बैठे अरे यार इस बॉल पे तो चौका मार सकते थे, इजी बॉल थी, दोस्तों वो इजी बॉल नहीं थी। वो जो प्लेयर है उस फील्ड में कैसे खड़ा है उसको बहुत सारी चीज फेस करनी है। वो अगर टीम हार वो जाती है, सामने जो खेल रहा है उन्हीं को पता होता है कि किस तरह से खेल रहा सामना है ना, करना है हर चीज का। चाहे कोई सा भी खेल हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या राजनीति का क्षेत्र हो। राजनीति के क्षेत्र में मैंने बताया ना, बिजनेसमैन होता है ना, एक बार अपना बिजनेस जमा लेता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जी LIC की बात करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हर युवा साथी ने या हर जी आदमी ने अपनी LIC करा रखी है। जो एजेंट होता है ना, वो LIC जी करता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, 2-3 साल तक वो LIC करता है, बीमा करता है, फिर प्रीमियम लाता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसकी जो मंथली जो प्रीमियम है वो फिक्स हो जाती है और उसको जो कमीशन मिलता है उस एजेंट को वो फिक्स हो जाता है 3 साल के लिए। अब वो 20 साल 25 साल तक चल रहा है। बिल्कुल। बिजनेस जमा दिया, अपने पापा का बिजनेस है, खुद का सेल्फ बिजनेस है या अपना जी पारिवारिक बिजनेस है, एक बार आपने ग्राहक को अच्छी तरह से हैंडल कर दिया, वो ग्राहक आपको कभी नहीं टूटता। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बिल्कुल अगर आपने एक ही गलती कर दी, एक मुंह से आपका एक गलत शब्द निकल गया, गलत स्टेटमेंट निकल गया, बिल्कुल सबसे पहले पकड़ती है आपको मीडिया। फिर बिल्कुल आजकल भैया, सोशल मीडिया तो इतनी खतरनाक हो गई, सही इंस्टाग्राम, बात है भैया। व्हाट्सअप, फेसबुक, उसको देख लीजिए। और फिर हमारे जो कोई युवा साथी हैं उनको तो मजा भी आता है कि किस राजनेता, भले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि दोनों पार्टियों के अंदर उसको उस स्तर तक आने में बहुत मेहनत करनी पड़ती तो भैया इतनी सब अच्छाइयां होने के बावजूद भी क्यों हमारे जो युवा पीढ़ी है वो आजकल राजनीति की तरफ जाने के बजाय उससे दूर भाग रही है? है। चक्कर क्या है क्या कि आप? क्या होता है कि कुछ जी 5% लोग, मैं 100% में से ये कहता हूँ 10% लोग मान लीजिए कि 100% सही जी लोग हैं। एक हम्म, जो राजनेता है, उन 10% लोगों के जी कारण हमारे देश के अंदर 10% ऐसे राजनेता होंगे जिनके कारण पूरी राजनीति पर दाग लगा हुआ। लेकिन आप 90% को जी भी देखिए, हम क्या होता है कि जो गिलास है उस गिलास के अंदर आधा गिलास पानी भरा हुआ, तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि यार आधा गिलास पानी खाली है, लेकिन कम से कम आप ये भी तो सोचो कि आधा गिलास पानी भरा हुआ, आधा गिलास उसको तो भरा हुआ पीजिए, है। जी उससे तो बिल्कुल प्यास बुझेगी। अगर आपकी प्यास उससे नहीं बुझती है तो फिर हम आगे की ओर डिमांड करें। हमारा डायरेक्ट माइंड भी इस पे जाता है, अरे यार गिलास भरा तो आधा गिलास ही भरा, तो भाई मेरे पहले आधा गिलास पानी तो पी ले, उसको तो देख कि कम से कम सही, अगले ने तुझे आधा गिलास पानी तो रखा है। ये अपनी अपनी सोच का फर्क है। बिल्कुल भैया। तो हमारे भैया कुछ व्यूअर्स के भी सवाल हैं, वो मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा। जैसे कि एक पंकज गोराना जी का सवाल यह है कि ये जो हमारा वीआईपी कल्चर है राजनीति में, शायद कहीं इसकी वजह से युवा दूर रहता है, तो इसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? देखो पंकज जी बोराना जो मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व शासन अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे 3 क्वेश्चन भेजे, तो वो तीनों क्वेश्चन जी आपको भी भेजे होंगे। एक वीआईपी जी कल्चर को लेके, आत्मनिर्भर स्वदेश की अपनाओ, जी और एक दिल्ली तक का। तो इन तीनों जी क्वेश्चन का, आप ये तीनों क्वेश्चन मुझसे करेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ ही दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब एक जमीन से उठकर एक कार्यकर्ता, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र से बात कर रहा हूँ तो राजनीति की बात करूंगा, जब जी भैया पंकज गोराना की क्वेश्चन के आधार पर, जब पंकज गोराना विद्यार्थी परिषद में काम करता था और जी पंकज जी जब मेरे साथ में सह मंत्री था युवा विद्यार्थी परिषद में, मैं महानगर मंत्री था, धीरे धीरे उठकर पंकज ने अखिल भारतीय विद्यार्थी जी भैया परिषद के महानगर मंत्री बने, फिर उनने कॉमर्स जी कॉलेज के अध्यक्ष बने, और फिर उसके बाद में जी सुखाड़ा विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ अध्यक्ष बने अध्यक्ष। अध्यक्ष हुए। तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव
आम वहाँ के जो स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट से था। अगर वो भाई अगर जी वीआईपी कल्चर अपना था, तो वीआईपी कल्चर अपनाने जी में क्या होता है कि जैसे शासन अध्यक्ष बनते हैं वैसे गायब भी हो जाते हैं। कई जी वीआईपी, बिल्कुल बहुत वीआईपी हैं देखिए जिनके पीछे बड़ा नाम होता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन छात्रों से जुड़ी समस्याओं, उनके एडमिशन से लेके उनके अटेस्टेड से लेके बहुत सारे काम जो स्टूडेंट के जीवन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले जब 12th पास करने के बाद स्टूडेंट कॉलेज में आता है, तो सबसे पहले उसको लगता है कि कॉलेज में और स्कूल में काफी डिफरेंस हो जाता है। सबसे पहले यूनिफॉर्म का जी डिफरेंस हो जाता है, सबसे फर्स्ट चीज करते हैं। अब वो जाता है कॉलेज, बिल्कुल भाई उसको लगता है कि कोई ना कोई मेरे को एक ऐसा बड़ा भाई मेरा हाथ थामे, क्योंकि 3 साल तक बहुत सारी चीजें ये भी लगती थी कि कॉलेज जाते हैं तो बड़े जो सीनियर होते हैं वो डराते हैं, धमकाते हैं, वो परेशान करेंगे जी परेशान करते हैं। तो उसको लेकर भी जब पहला हाथ अगर आप उस ट्रेन का थाम लेते हो, तो वो अंतिम समय तक आपके हाथ में था। और उसको मैं मानता हूँ अच्छी दोस्ती मानता हूँ। वीआईपी कल्चर की बात है तो क्या है कि वीआईपी कल्चर, तो जहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सबसे अच्छा काम किया था, रेड, लाल बत्ती जो थी ना, जिसको जी वीआईपी जी कल्चर करते थे, जैसे लाल बत्ती आती थी तो हम सब देखते थे और बहुत बड़े नेताजी आ गए, बहुत बड़े नेताजी आ गए, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां। तो उस वीआईपी कल्चर को उन्होंने हटाया। तो आज की तारीख में अगर कोई भी जो मंत्रियों की गाड़ी वगैरह आती है तो सब एक जैसे सामान लगती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल रेड लाइट, लाल बत्ती को हटाया, उससे बहुत ही। और वीआईपी कल्चर का आपकी भूमिका क्या रहती है, क्योंकि क्वेश्चन करना एक बहुत अच्छी बात है, उसके बाद से बिल्कुल आपको उसमें साथ भी निभाना पड़ेगा। आप कैसे काम जी करते हैं और आप किस तरह से काम करवाना चाहते हैं। केवल घर पर बैठकर हम कहें कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, नहीं। अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो उस गंदगी में आपको उतरना पड़ेगा। आपको अगर खुद झाड़ू वीआईपी भी उठानी कल्चर, पड़ेगी झाड़ू भी उठानी पड़ेगी और झाड़ू निकालना भी पड़ेगा, और उसके दाग आपके कपड़ों पे भी लगेगा। सेकंड सवाल जी पंकज का था कि कि ये जो छोटी जगह से हमारा जो शहर है जैसे उदयपुर, यहाँ से अगर कोई किसी को हम आगे बढ़ाकर दिल्ली तक या बड़ी ऊंची राजनीति तक पहुंचाना चाहें तो उसके लिए हम देखो, किस तरह से उन्हें। अगर आपको घूमने के लिए जाना है दिल्ली, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फ्लाइट बुक कराइए या बस में जाइए, ट्रेन में जाइए। बिल्कुल अब आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना है। राजनीतिक क्षेत्र में दोनों पार्टियों के लिए, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उसके अंदर आपको सत्ता के माध्यम से जाना है, संगठन के माध्यम से। जी सत्ता के माध्यम से जाना है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ना पड़ेगा तो आपको उस अकॉर्डिंग भी बनाना पड़ेगा। और संगठन के माध्यम से आपको दिल्ली में जाना है, राष्ट्र लेवल पे काम करना है, तो निश्चित तौर पर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमें अपनी घर की छत पर भी जाने के लिए इंडिया से चलकर ही हम छत पर जा सकते हैं। डायरेक्ट जो बिल्कुल बिल्कुल हेलीकॉप्टर बन के आता है ना, वो हेलीकॉप्टर की तरह ही वापस गायब हो जाता है, पता नहीं पड़ता है। सत्ता के माध्यम से अगर आपको जाना है तो निश्चित तौर पर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब चुनाव के अंदर भी 2-3 तरह की चीजें कि डिपेंड ऑन, अगर दिल्ली में आपको जाना है तो निश्चित तौर पर आपको एमपी का चुनाव ही लड़ना पड़ेगा, या फिर एक और होता है अल्टरनेट, राज्यसभा का चुनाव। ठीक है, अब जी एमपी का चुनाव लड़ना है, आज हम हमारे उदयपुर की बात करें तो वो एमपी का चुनाव है, वो तो एसटी रिजर्व है। हम्म तो निश्चित तौर पर अगर पंकज जी को भी दिल्ली जाना है तो सबसे पहले पंकज जी को ये देखना पड़ेगा कि मेरे अकॉर्डिंग एमपी की सीट कहाँ पर है। वहां पर जाके, जी वहां पर उसको जो 8 विधानसभा लगती है, एक लोकसभा, वहां पर जाके उनको मेहनत करनी पड़ेगी, वहां के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और चुनाव के समय क्या कंडीशन आती है वो एक अलग बात है, आप जीतते हैं या हारते तो भैया इस हिसाब से कहीं आपको नहीं लगता कि आजकल का जो युवा है वो इसलिए पीछे रह रहा है राजनीति में, क्योंकि क्या कि उन्हें एक बार तो मेहनत करनी थी, जैसे वो छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए एक बार तो उन लोगों ने अपना पूरा जोर लगाया, मगर उसके बाद उनका ये हो जाता है कि यार अब तो अपन अध्यक्ष बन ही गए हैं। इसके बाद फिर वो काफी चीजों से दूर हो जाते हैं, वो अपने आप को एक उस तरीके से उस लेवल पे समझने लग जाते हैं कि यार मेरा लेवल काफी लोगों से अलग है। तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये चीज भी गलत है। नहीं, एक तो छात्र संघ चुनाव एक अलग चीज होती है, और एक तो ये मूल पार्टी पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज अलग होती है। देखो छात्र संघ चुनाव के जी अंदर अधिक से अधिक व्यवहारिकता चलती है, दोस्ती चलती है। एबीपी जी और ऐसे ही दो छात्र संगठन है, और भी कुछ छात्र संगठन होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो मैंने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया है, 2-3 चुनाव भी लड़ा है, हिमांशु बागड़ी को चुनाव लड़ा है, अभी दिनेश कटारे को चुनाव लड़ा है, हमारे पूरी युवा मोर्चा की टीम में हमने जीत भी हासिल की है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा आपका व्यक्तिगत रिलेशन ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमने भी जी देखा है कि हमारी पार्टी के, हमारी विचारधारा के कई लोग ऐसे थे, या दूसरी पार्टी के और दूसरी पार्टी की विचारधारा के लोग कई थे,
जो हमसे जुड़े हुए थे और हमारे लोग जो थे वो दूसरों से जुड़े हुए थे। जब उनसे सवाल बिल्कुल। करता कि यार अपन इस विचारधारा के हैं, तो वो कहते यार भैया देखो यार तेरी दोस्ती पहले, क्योंकि शाम को साथ में एफएस पे घूमना, जुगाड़ सर्कल पे कॉफी पीना, सीसीडी पे जाना और यार दोस्तों, क्योंकि वो स्कूल का ग्रुप चल गया था। फिर जैसे जैसे जी हम शासन चुनाव से बाहर निकलते हैं, अगर हम युवा मोर्चा में आते हैं, बीजेपी में आते हैं या फिर यूथ कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि विचारधारा मन में पनपता है कि हम इस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। उस विचारधारा के लिए काम करते हैं तो फिर हमारी सोच उसी तरह से। तो भैया हमको ये विचारधारा, हम लोग ये विचारधारा चुनने में, जैसे कि मैं भी अभी इसी चीज को लेकर के कई दफा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे किस तरह की विचारधारा को चुनना चाहिए। क्या मुझे राइट विंग पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे लेफ्ट विंग पार्टी की तरफ जाना चाहिए, और सबसे मेन बात है कि किस तरह की आइडियोलॉजी को मैं सही मानूं। तो उसके लिए किस तरह से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी बेहतर रहेगी हमारे लिए। देखिए आपके हिसाब से दो तरह का मोबाइल पड़े हैं, एक सैमसंग का पड़ा और एक एप्पल का पड़ा है, ठीक है। बिल्कुल। आप दोनों फीचर्स देखेंगे, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आज की तारीख में हम सब जगह जी जाते हैं, जैसे नया कोई मोबाइल आता है हम तुरंत जाते हैं, हम सबसे पहले पूछते हैं कि यार इसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें स्टोरेज कितनी है, सब कुछ है। वो चीज हमें लगता है, हम उसको प्राइस को नहीं देखते, प्राइस को सेकंड में नहीं, पहले उसके अंदर फंक्शन चेक करते हैं कि वाकई में इसमें क्या है। उस मोबाइल को हम अच्छी बिल्कुल। क्वालिटी का होता है और उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं, हम उसको लेना फर्स्ट प्रिपेयर करते हैं। फिर सेकंड हमारा प्रेफर ऑप्शन आ करते हैं। जाता है, वो आता है कि यार बजट। देखो बजट जो हम 1 लाख का मोबाइल पसंद करें और हमारे जेब में है 50,000, तो वो भी पॉसिबल नहीं। हालांकि आजकल लोन मिलता है, बिल्कुल लोन भी मिलता है, आप ईएमआई के माध्यम से भी ले सकते हो, इसमें भी कोई बड़ी बिल्कुल बात नहीं, लेकिन लोन लेना और उसको वापस चुकाना भी है। बिल्कुल भैया। अब आपने बात करी कि हम विचारधारा, तो विचारधारा दोनों आपके सामने है। देखिए 70 साल से कांग्रेस भी सामने है, भारतीय जनता पार्टी भी सामने है, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी पड़ी। इस अभी बात हम क्या एक्चुअली बात करें राजनीति में युवाओं की भागीदारी, क्योंकि इसके अंदर मैं जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता। हम राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में, युवाओं को क्या बिल्कुल। भूमिका चलनी है। आप देखें आज के जो युवा हैं, आपने देश के प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देखा है। निश्चित तौर पर मैं भारतीय जी जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं जी भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूँ क्या इस समय। बिल्कुल और आप देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए, 2014 से क्या 2020 6 साल हो गए, दूसरा कार्यकाल है और पूर्ण बहुमत जी की सरकार है, और आप लोगों के ही आशीर्वाद और आप लोगों के सहयोग से जीते हैं। आप लोग अगर युवा साथी अगर नहीं लगते तो देश के, बिल्कुल आपने अपने वहां की लोकल सीट को जिताया लोकसभा को। कई लोगों का तो मत ये था कि हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बनाना है, इसलिए हमें कमल को वोट देना है। आदमी का क्या नाम है उससे कोई लेना नहीं, भले वो गजेंद्र भंडारी हो या भले वो स्वर्णिम जी हो, उसका मतलब नहीं। कमल को देखा और क्लिक किया, बटन दबाया, बिल्कुल उनसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं मानता हूँ कि 16 से 18 घंटे रेगुलर काम कर जी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए भी। और निश्चित तौर पर इन 6 साल के अंदर आपको ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि पूरे विश्व जी। के अंदर हिंदुस्तान का नाम हुआ, हर तरफ उसका डंका आज रहता है भारत का लोहा मनवा दिया है आज मोदी जी ने। मोदी जी ने, ठीक है ना। जहाँ भी पहले आज मोदी जी जाते हैं तो वहां का राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए तैयार था। एक टाइम वो भी था जी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते थे, उनको रिसीव करने के लिए वहां का कोई मंत्री वगैरह या वहां का कोई अधिकारी रहता। आज आप विदेशों में जाएं तो हर तरफ मोदी 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 जी के नाम। अब क्या होता है कि हम बिल्कुल जब बिल्कुल काम करते हैं ना तो कुछ गलतियां भी हमसे होती है। मैं इस बात पे आना चाहता हूँ, जब हम काम जी करते हैं तो कुछ गलतियां होती है, और गलतियां किससे होती है? जो काम करता है। बिल्कुल। जो काम ही नहीं करता उससे कोई गलती होगी क्या? उनसे कुछ गलती नहीं होगी, बिल्कुल भैया। एक्सीडेंट किसका होगा? जो गाड़ी चलाएगा। जो गाड़ी नहीं चलाएगा उसका एक्सीडेंट होगा? कभी नहीं होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया। लेकिन वो क्या करता मालूम है, जैसे हम दो भाई हैं, छोटे दो भाई हैं, मैंने गाड़ी चलाई, मेरा जी एक्सीडेंट हो गया, जी तो वो पापा को क्या कहेगा? देखा मैंने आपको पहले ही मना किया था कि इसको गाड़ी चलाने मत दो, आखिर देखो एक्सीडेंट करके आ गया ना। लेकिन जी इसने ये हिम्मत नहीं करी कि मैं भी गाड़ी चला के देखूं। एक बार एक्सीडेंट होने से क्या हम जिंदगी भर गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते? धीरे बिल्कुल भैया। उससे कुछ सीखो, कुछ गलतियां भी होती है, उठ के आगे बढ़ना ये लाइफ का नाम, लाइफ का रूल है। रूल है। अब कोई ये है कि जी गिरा और वापस पीछे चला जाए, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उठो और बिल्कुल आगे बढ़ो। जी। नेक्स्ट तो भैया आजकल क्या एक चीज चल रही है, जैसे सोशल मीडिया और इन सब का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है युवाओं के ऊपर, यूथ के ऊपर। तो आजकल कुछ गाने, जैसे एक कुछ टाइम पहले मैंने एक गाना सुना था, उसके अंदर एक लाइन थी कि राजनीति में ही सबसे ज्यादा पैसा क्यों है और पब्लिक को नहीं दिखता वैसे वाला पैसा क्यों है। तो इस तरह की चीजें किस तरह से ये यूथ को इन्फ्लुएंस करती है आपके हिसाब से? इसमें भी क्या है कि त्रिपाठी जी, 2-3 चीजें हैं। आज आप पारिवारिक साउंड हो,
ठीक है। आज जी बहुत सारे उद्यमी भी हैं जो राजनीतिक जी क्षेत्र में काम करते हैं। आज मैं बात करूं शरद जी जी पवार, जिनकी बहुत सारी हम्म शुगर की मिल्स है। आज नितिन जी गडकरी की बात करें, उनके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। वो अपने आप में वैसे ही साउंडली, तो क्या होता है कि लोगों जी को लगता है कि वो केंद्रीय मंत्री बन गए तो इनके पास बहुत पैसा है। ये नहीं पता कि पहले से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल वो पहले से पैसा कमा रहे हैं, और बिजनेस करना कोई जी गलत चीज नहीं है। आज मैं कहता बिल्कुल हूँ अनिल जी अंबानी सपोज, या मुकेश जी अंबानी, हम्म उनके परिवार से कोई सदस्य राजनीतिक क्षेत्र में आ जाए तो आप क्या कहोगे क्या इन्होंने राजनीति से पैसा कमाया? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। क्या आज वो आप ये कह पहले सकते से ही हैं? जो वो अपने आप में इतने पैसे वाले हैं, लेकिन क्या पता हो सकता है कई जने जो जिनको लगता है कि अब हमें बिजनेस नहीं करना और हमें इस देश की राजनीति में उतरना है। जैसे क्या ना आपने जी राजनीति में युवाओं की भागीदारी, आज हो सकता है कि जो जी अनिल जी अंबानी या मुकेश जी अंबानी, उनका कोई पुत्र, उनको लगता है कि बिजनेस है, जी बहुत पैसा, लेकिन इस देश की राजनीति में मुझे कुछ परिवर्तन करने के लिए मुझे उतरना है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि यार ये तो बहुत राजनीति में आ गया उसके बाद पैसा कमाया। एक सेकंड चीज और भी है इसमें, कि वाकई में कई लोग अगर राजनीति में आने के बाद भी पैसा कमाते हैं। जी ये बात भी आपकी बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल। क्योंकि लेकिन वो राजनीति करना नहीं आता, वो सेवा करना नहीं आते हैं। वो सिर्फ उनका बिजनेस लक्ष्य करने यही आते हैं होता वहां है, पर। उनका लक्ष्य ये होता है कि केवल मुझे पैसा कमाना है राजनीति के माध्यम से, और राजनीति के माध्यम से पैसा भी कमाया जाता है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। बड़े बड़े बिल्कुल प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें बहुत सारी कमीशन वगैरह सब कुछ करके पैसा भी कमाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन एक चीज है, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। एक बार जनता उनको बिल्कुल भैया। चुनेगी या ज्यादा से ज्यादा 2 बार जनता चुनेगी, लेकिन तीसरी बार जनता उनको कभी नहीं चुनेगी। मैं आपको आज एक उदाहरण दूंगा। हमारे उदयपुर शहर विधायक जी गुलाब सिंह जी कटारिया का, उनका कोई जी बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। वो शहर की स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल सच। तो मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, मैंने बहुत आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं। आजकल क्या होता है कि उदयपुर में ये ट्रेंड चल गया है, एक चवन्नी वर्ग का जो खुद को या नेता भी होता है ना, उसको अगर मार्केट में जी हीरो बनना है तो सीधा गुलाब चंद जी कटारिया के ऊपर किसी ने किसी वजह का आरोप प्रत्यारोप लगा देता है, अखबार में बड़ी न्यूज आ बस जाती है और वो बिल्कुल। अपना आपका हाईलाइट कर देता है। पैसे की एक आप जरा सा जाके भी तंज देखो। कस दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करें, कभी अगर उनसे मिलें और उनकी आप जी पाँव जो है इंडिया, उनको आप देखें उनके पाँव में और इतनी सूजन रहती है, उसके बाद भी वो व्यक्ति रेगुलरली तोड़ते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कार्यक्रम आता तो उसकी कार्यक्रम की पूरी जानकारी रखना। कोई जी समझता तो नहीं, अभी लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड चल रहा था, सप्ते में सैटरडे संडे, क्योंकि उधर को नेता पत्नी तक थी, तुमको जयपुर जाना भी जरूरी। उदयपुर में रहे जितने भी बिल्कुल लॉकडाउन किचन चल रहे थे, तुम सारे लॉकडाउन जी किचन तक भी वो गए कि कहाँ कोई चीज का व्यवस्था नहीं। उन्होंने उनके पैसों से 70 ही पार्षदों को 50-50 किट दी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये निर्दलीय। जी जी ये शहर की जनता मेरी, चुनाव लड़ने से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का हो सकता हूँ, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये पूरी जो जनता है पूरी जनता वो का। मेरी। बिल्कुल ये एक अच्छे बिल्कुल और बड़े, जैसे सुखाड़े जी थे, उनकी भी सोच बहुत अच्छी थी। हमारे भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सोच काफी अच्छी थी। वसुंधरा जी राजे की, अशोक जी गहलोत भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया तो उनकी जी तारीफ भी करते हैं। हमने देखा था वीडियो बिल्कुल कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर अशोक जी गहलोत ने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने भारतीय जनता पार्टी के भी जो एमपीज हैं अभी कोरोना जी के अंदर, उनको जोड़ा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, तो एक मन में बहुत अच्छी चीज लगी कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उनको भी कहा कि आपके क्षेत्र में अगर कोई समस्या या आपको कोई सुझाव हो, तो सुझाव छोटा बच्चा भी दे सकता है। कई बार छोटे बच्चे के सुझाव बहुत बड़े काम कर जाते हैं। गाड़ी के अंदर हम बिल्कुल स्कूटर बिल्कुल चलाते हैं ना, बाइक, जी उसके अंदर प्लग होता है ना, प्लग, वो बहुत छोटा जी सा होता है, लेकिन वो काम क्या करता है, पूरी गाड़ी को चलाने का काम करता है। अगर उस प्लग को हटा दे ना जी तो गाड़ी कभी नहीं चलती। तो स्पार्क खत्म। बस जी तो गजेंद्र भाई एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल एक तरह की सोच ये फैलाई जा रही है कि यार आजकल का जो युवा है वो बहुत अवेयर है, और इतना अवेयर है कि सिस्टम के बारे में पहले से ही सब समझता है, तो इस सिस्टम से दूर रहना चाहता है। तो क्या ये बात सही है कि ये सिस्टम से दूर रहेंगे तो वो दूर रहकर भी मतलब काफी चेंज कर सकते हैं उसे, क्योंकि किसी चीज को चेंज करने के लिए पास तो जाना ही पड़ेगा या उसमें घुसना पड़ेगा। इसका एक मैं अच्छा सा उदाहरण देता, बट मैं अभी लाइव में इसलिए नहीं दे पाऊंगा आपको। मैं पर्सनली फोन करके इसका एक अच्छा सा उदाहरण दूंगा। बट क्या बिल्कुल है कि बिल्कुल जी भैया। सिस्टम को अगर आपको सुधारना है, हम 5 दोस्त बैठे हैं, अरे यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सिस्टम को सुधारने के लिए आपको सिस्टम में उतरना ही पड़ेगा।
बिल्कुल। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। आपने कल कोई जनप्रतिनिधि चुना, वो भी उसी सिस्टम जी, के अकॉर्डिंग चला गया, फिर आप वापस उसको गालियां दोगे या उसको भला बुरा बिल्कुल। कहोगे? इससे बड़े आप खुद आओ ना राजनीतिक क्षेत्र में, क्यों नहीं आते? युवाओं को तो आज में उदयपुर के अंदर 70 पार्षद है, उसमें से आप देखना दोनों पार्टियों के प्लस निर्दलीय सबसे युवा पार्षद है। सारे युवा पार्षद, पहले हमारे गोपाल जी जोशी हो, मोहन जी गुर्जर हो, उधर चंद्र प्रकाश जी सवालगा हो, गौरव प्रताप सिंह हो, जी, या फिर योगिता, क्या नाम है, रुचिका चौधरी हो, सारी गर्ल्स और बॉयज में अधिक से अधिक युवा। बाकी हमारा महेंद्र बोगरा हो, भंवरिया सालवी हो, कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय संजय जी जी, पटवानी हो या शंकर जी चंदेल हो, सब जिनको भी देखा, अब युवा पार्षद है और शहर की जनता ने युवा पार्षदों को चुना। निश्चित तौर पर इनके मन में जी, कुछ न कुछ होगा कि मुझे मेरे वार्ड के प्रति कुछ न कुछ करना है, तो वो सिस्टम में उतरे ना। जी, बिल्कुल, और सिस्टम में उतरे तो वो आज अपने वार्ड की सेवा कर रहे हैं। और ये कुछ बिल्कुल। जरूरी है, आप चुनाव जीत कर ही अपने वार्ड की सेवा कर सकते हो, बिना चुनाव जीते भी आप वार्ड की सेवा बिल्कुल, कर सकते हो। बिल्कुल, ये बात, कोरोना टाइम पीरियड के अंदर ये चीज भी समझनी चाहिए भैया। लोगों को बस ये लगता है कि हम चुनाव लड़ेंगे तभी हम लोगों के हित में काम कर सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम पीरियड था 2 मंथ्स का, 67 डेज का, हालांकि जी, अभी भी लॉकडाउन जी, चल रहा है। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उदयपुर शहर के अंदर युवाओं ने, भामाशाहों ने जी, जितना आगे चलकर राशन किट और लॉकडाउन किचन, जो गरीबों तक, जो असहाय थे और जिनको वाकई में राशन की जरूरत थी, उन तक टिफिन पहुंचाने का बिल्कुल, काम किया। ऐसे जी, बहुत ही भामाशाह, मैं कह रहा हूँ भामाशाह, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, कई लोगों ने फोटो खिंचा के भी डाला है, तो कई बार सोशल मीडिया पे आया कि फोटो खिंचा के क्यों डाल रहे हैं। मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल। चाहिए। उससे आप 10 जन और प्रभावित होते हैं, आपसे प्रेरित होते हैं, उस काम को औरों करने के की लिए कोशिश करते हैं। प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज हम कई बार ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम करते हैं, तो हम ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम जी, को, या हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। ब्लड डोनेशन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम मानते हैं, जो रक्तदान महादान है। हमने बिल्कुल, अभी लॉकडाउन के अंदर भी 2 ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम किए, जी, ठीक है, क्योंकि जी, ब्लड की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, रिक्वेस्ट आई, तो हमने ब्लड डोनेशन किया। आप देखो, युवा साथी ब्लड डोनेशन करने के किया उन्होंने, और उसको हम शेयर करते, तो आप देखो आए दिन आजकल उदयपुर शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगते जा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों ने राशन किट दिए, जिन्होंने भोजन बना के दिया, और ऐसे भी परिवार है जिन्होंने 2-2 व्यक्तियों के लिए भी भोजन बना के दिया, जिनकी जो कैपेसिटी थी जी, उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने जी, उससे 2 वक्त प्रेरित हुए, और उनसे प्रेरित हुए तो कई लोगों ने लॉकडाउन, चलो यार अपन भी काम करते, अपने मोहल्ले में किचन खोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और कितने जनों ने ये भी था कि यार चलो यार लॉकडाउन के बहाने, इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। देखो सत्य बात है, कई लोगों ने ये भी सोचा कि यार चलो इसी बहाने हम सेवा भी हो जाएगी और साथ में घूमना भी हो जाएगा, घर के अंदर पैक भी रहेंगे। तो बिल्कुल, ठीक है, घूमने के बहाने अगर आपने सेवा भी की तो अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। सही बात है भैया। तो एक आजकल एक और भी चीज भैया मैं पूछना चाह रहा था, वो ये है कि कई सारे लोग जो है वो आगे बढ़ने का इसलिए भी नहीं सोचते कि यार हम क्यों इस लाइन में जाएंगे जहां पर तो वैसे भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती है, मतलब कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, तो हम लोग को चांस मिले नहीं वाला। तो इस चीज, ये जो सोच है, ये मेरे हिसाब से काफी गलत सोच है। तो इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, अधिकतर केसेस में हमको देखने को मिलता भी है ऐसा। देखो ये सबसे गलत सोच है। मैं एक बात हूँ, इसके अंदर भी जी, एक चीज कह दूं कि नेता का बेटा अगर नेता बनता है, इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? अगर उसमें एबिलिटी है तो, जी, अगर उसमें एबिलिटी है, कई पुलिस वाले अधिकारी, उनके बेटे आरएस के बेटे आरएस बनते हैं, आईएएस अधिकारी के बेटे आईएएस अधिकारी बनते हैं, कई बिल्कुल, सीए हैं। मैं तो कह रहा हूँ पत्रकारिता की बात करें, आज हमारे जो मन्नू जी राव हैं, उनके फादर हम्म, उग्रसेन जी राव, वो पत्रकार हैं, जी, उनके ब्रदर जी, वो पत्रकार हैं, मन्नू जी राव भी एक अच्छे पत्रकार हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें वो मगर भैया एबिलिटी होनी चाहिए। इससे ये चीज हो जाती है कि काफी जगह पर दूसरों को चांस नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आपके सामने पहले ही एक प्रचलित चेहरा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरों को कम पहचानेंगे। उसके लिए फिर सामने वाला पहले ही कि यार वो मतलब होती है ना एक चीज की हार पहले ही मानना, ऐसा वो कुछ वाली नहीं है, चीज काफी जगह पर। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अंधेरे में चांद होता है ना, जी, वो अपना आप अपनी रोशनी करता है, ठीक है। अगर आप में एबिलिटी है, हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लग सकता हो, आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप 100% आप में एबिलिटी और कुछ सर्व करने का जुनून है, तो आप अपनी मंजिल तक 101% पहुंचेंगे। कुछ बात मैं भाग्य की भी मानता हूँ, क्या, बिल्कुल, अगर आपका भाग्य अगर बिल्कुल, आप साथ नहीं है, तो भी थोड़ी बहुत परेशानी आती है। इस पर इसको 10% बिल्कुल, माने या 25% माने, क्योंकि हम सब युवा जो है ना,
आजकल देखो, आप भी हो, मैं भी हूँ, डेफिनेटली पंडित जी के पास भी जाते हैं। सबसे पहले पैदा होती है हम सबसे पहले हमारी कुंडली बनती है कि ये किस नक्षत्र में जी पैदा बिल्कुल हुआ और किस राशि का है, इसके जीवन में क्या क्या होगा। बिल्कुल तो ये सारी चीजें भी अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक चीज और है, आजकल के जो युवा, जो भगवान के प्रति बहुत आस्था बनी है आजकल के युवाओं को, जी बहुत ही पहले भी थी और आजकल भी बहुत है। क्योंकि आजकल के युवा जो है ना, आपने देखा होगा, चलिए नवरात्रि का कार्यक्रम हो, माता रानी का हो, गणेशोत्सव का कार्यक्रम हो, या जितने भी भगवान के, जब कई वो युवा सब जो मैं देखता हूँ, बाबा रामदेव तो पैदल पैदल जाते हैं पूजा, बिल्कुल तो उनके प्रति आस्था बढ़ी। उसका मतलब ये नहीं कि जी हम वहां जाएंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देगा और हम राजनीति में सफल हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन भगवान के प्रति भी आस्था बहुत बड़ी है। कभी मंदिर में देखता हूँ मैं बहुत सारे बिल्कुल लोगों को, बिल्कुल सोमवार को देखता हूँ महादेव जी के मंदिर में दर्शन करते हैं, मंगलवार को देखो जी जी बजरंग बली के यहाँ जाते हैं, बुधवार को देखो गोरा गणेश जी जाते हैं, गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, शुक्रवार बिल्कुल को सदस्य बाबू जी जाते हैं, शनिवार को शनि मंदिर जाते हैं, रविवार को माता जी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। जी तो युवाओं का बिल्कुल। भगवान के प्रति आस्था बहुत, और वो अच्छी बात नहीं। तो भैया एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके थ्रू काफी सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन भी मिलेगी कि आपने अपना राजनीति का करियर किस तरह से और कैसे स्टार्ट किया था, उसकी मैं एक बार छोटी सी कहानी आपसे जानना चाहूंगा। देखो भैया, अपन उदयपुर के लिए खुली किताब है, जी जो चाहे पढ़ सकता है। 8 साल की उम्र का था तब पिताजी ने राष्ट्रीय स्वयं संघ में पहली बार पथ संचलन में लेके गए थे, विजयादशमी के उपलक्ष्य में, जब हमारे चेटक पे मकान जी हुआ करता था। उस दिन से लेके मैं अभी तक कंटिन्यू पथ संचलन में जा रहा हूँ। उसके बाद मैं शाखा में जाने लगा। 10th क्लास में आया तो मैंने ITC की, प्राथमिक शिक्षा वर्ग, जी 7 दिन का लगा था विद्या निकेतन स्कूल में, 25 जी तारीख से 31 तारीख तक 10th क्लास के अंदर जी मैंने जी ITC करी। उसके बाद 2003 में मैं धीरे धीरे जी धीरे विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। विद्यार्थी परिषद से जुड़ा तो मैं स्टमजी में था, वहाँ मैंने बीकॉम स्टमजी से करी। उस समय फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मेरा इतना जुड़ाव नहीं था, लेकिन थर्ड ईयर में आता था तो हम्म, मेरा काफी जुड़ा हुआ। तो मुझे वहाँ के जी इकाई, कॉलेज इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। फिर एमकॉम के लिए मैं कॉमर्स कॉलेज गया। कॉमर्स कॉलेज में गया तो वहाँ पर मुझे सुखाड़ा विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद जी मैं मेरे हमारे जो मैं कोई विद्यार्थी परिषद में लाया वीरेंद्र सिंह जी किसी, जो पूर्व जी शासन अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति अगर आपको आपके जीवन में हाथ पकड़ के लाया, उसका नाम आपको हमेशा लेना चाहिए। मुझे ध्यान है वीरू बिल्कुल बना, बिल्कुल भैया हम उनको वीरू बना कहते हैं, वीरू बना मुझे जीप में बैठा के लेके गए और मुझे घुमाया। उन्होंने मुझे कहा कि गज्जू यार, तेरे को अगर महानगर मंत्री की अगर जिम्मेदारी दें तो क्या तू निभा पाएगा क्या? मैंने कहा दादा कोशिश करूंगा। मेरा कहा ये तो मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करूंगा। कोशिश करी और सभी का साथ भी मिला सबका। तो 2003 से 4 इकाई अध्यक्ष, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 3 साल तक मेरे को विद्यार्थी परिषद महानगर मंत्री की जिम्मेदारी रही। 7 से 8, 2007 से 8 में विभाग जी संयोजक था। 8 से 9 जी प्रदेश प्रतिनिधि की जिम्मेदारी थी और 9 से 10 प्रदेश प्रतिनिधि की जिम्मेदारी थी। और फिर 10 से सीधा ही मैं विद्यार्थी परिषद से जिला महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला का, मेरी घोषणा हुई थी। फिर 2010 से 2015 तक युवा मोर्चा शहर जी जिला महामंत्री, और 5 सितंबर 2015 तो मेरे युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी। और उससे लेकर मैं अभी तक युवा मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष हूँ। फर्स्ट कार्यकाल 1 साल का रहा था। जो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, और सेकंड जो अभी अशोक जी सैनी है। और मैंने करीब करीब 6 से जी 7 प्रदेश अध्यक्षों के साथ में और विद्यार्थी परिषद के 5 से 6 संगठन मंत्रियों के साथ में मेरे को कार्य करने का अवसर क्या मिला। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ कि मुझे वाकई में सभी, सुनील जी बंसल, ऋषि जी बंसल, हमारे छगन जी माहौर और प्रियंक जी दादी, अवनेश जी संगी, इन लोगों के साथ मुझे काम जी करने का, और उप संगठन मंत्री और भी हमारे गौरव जी शर्मा, इन लोगों के साथ मुझे काम जी करने का। आज सुनील जी बंसल आज उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। छगन जी माहौर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, और ऋषि जी बंसल है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा मोर्चा के। जी तो सभी जने बहुत जी आगे हैं। और अभी 2020 तक का आगे की क्या गारंटी, इसकी गारंटी मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये राजनीतिक क्षेत्र है। जी। तो भैया आपने अपना आइडल किसे माना है शुरुआत से? तो बताऊँ ना, आइडल की बात करूँ ना, तो रियल में मैंने जी आइडल किसी को ही नहीं माना अच्छा राजनीति के अंदर। अगर आपको कुछ करना है
और कुछ बनना है तो आपको स्वयं को अपना आपको आइडल मान के चलना, बिल्कुल यही आइडल। मैंने जी, अच्छे बिल्कुल दिन भैया। में मेरा भले दुश्मन भी हो, राजनीतिक दुश्मन भी हो, या भले दूसरी पार्टी से भी बिलोंग करता है, अगर उसमें अच्छा ही है तो उस अच्छाई को मैं जी, स्वीकार करूंगा, और उसकी बुराई है उस बुराई को मैं बिल्कुल, छोड़ दूंगा। भले वो कोई भी व्यक्ति हो, भले मेरा दोस्त हो या मेरा दुश्मन है, उसकी अच्छाई को स्वीकार करने में मैंने कभी भी समय नहीं लगाया। उसकी अच्छाई को मैंने हमेशा स्वीकार किया। आइडल बिल्कुल भैया, ये चीज सबको सीखनी चाहिए। ये इस तरह की चीजें जो सभी को अपनानी और सीखनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी हम सब युद्ध का आइडल है, ठीक है, उनकी किताबें पढ़ी मैंने, बिल्कुल सब कुछ है। अगर उदयपुर शहर के अंदर रखा जाए तो मैंने अगर आइडल माना, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गुलाब चंद जी कटारे को अपना आइडल, उन्हीं से सीखा कि किस प्रकार से राजनीति में किया जाता है एक एक कार्यकर्ता के लिए। ये कोई जरूरी नहीं कि 100% आपका काम हो, लेकिन आप उस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वही है। जी, फिर उसके बाद मैंने अनुराग जी ठाकुर, जब उनसे मेरे को जी, पहली बार मिलने का मौका मिला, जब वो अपना अपने आज भी हमारे देश के आज सबसे अच्छी बात तो ये कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी, जी, उसके बाद में जी, वो उनके फादर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, प्रेमचंद जी धूमल। जी, और उसके बाद जी, में वो भी तीसरी बार सांसद हैं। और हमारे अर्थ राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ में राज्य मंत्री जी, अर्थ है। जी। वह क्या आप मैसेज देना चाहेंगे अभी के जो अपना यूथ है उसको, कि वो राजनीति को किस तरह से देखे और किस तरह से राजनीति के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करें? एक ही मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। जी, देखो, अगर आपको राजनीतिक क्षेत्र में वाकई में कुछ अच्छा करना है तो आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा। घर जी, पर बैठ के यार दोस्तों के साथ में गपशप लगाकर उससे काम नहीं चलेगा। आप आइए, आपका स्वागत है, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है। आप इस राजनीति के क्षेत्र में उतरिए। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं हमेशा अपने युवा साथी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी कहता रहता हूँ कि दोस्तों, बिल्कुल, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, उसके बाद जी, हमारी बिल्कुल, पार्टी है, उसके बाद हमारा परिवार, बिल्कुल, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की में कहा जाता है। जब भी देश पर आपदा है तब कोई पार्टी मत सोचना, कोई कुछ मत सोचना, सब एकजुट होकर लड़ना। जैसा आपने देखा होगा कि अभी कोई कोरोना की महामारी, तो सारे देश के युवा या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी तो सब एकजुट होकर इससे लड़ी। और बिल्कुल, आज कहीं तक हम इससे दूर दूर, मैं मानता हूँ कि जून महीने के अंदर बीमारी से हम निजात पालेंगे और कोई ना कोई वैक्सीन भी बनकर आ जाएगी, इसका इलाज भी हो जाएगा। दूसरा है कि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो निश्चित तौर पर अपना कोई ना जी, कोई लक्ष्य बनाकर रहिए। केवल टाइम पास करने के लिए मत बिल्कुल, रहिए। इससे बड़े तो वो टाइम बिल्कुल, आप अपने घर परिवार को दीजिए, अपने यार दोस्तों को दीजिए, या फिर आप किसी दूसरे फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में या स्पोर्ट्स की फील्ड में या किसी अदर एक्टिविटीज में करते हैं वो उसमें जिए। अपना फिजिकली और मेंटली कोई भी कार्य करें, और फिजिकली और मेंटली, अभी मैं आपसे लाइव सेक्शन पे बात कर रहा हूँ तो मैं फिजिकली भी यही हूँ और मेंटली भी यही हूँ। मैं आपसे जी, बात तो आपसे कर रहा हूँ, सोच मेरी अगर बाहर है तो बाहर क्या होगा, तो मैं आपसे भी बात नहीं कर पाऊंगा और बाहर की भी सोच नहीं पाऊंगा। उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल भैया, आपको आपके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने माँ बाप के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर देखो, जी, और सबसे फर्स्ट चीज कह रहा हूँ, जब तक आप जी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे दुनिया में कुछ जी, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है भैया। मैं आपको आज बात कर रहा हूँ कि ये बात हो सकता है कि युवा साथियों को अच्छी लगे या नहीं लगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है अच्छे और सच्चे बिजनेस से। मैंने बिल्कुल, अपनी बात को आपको जरा, ये चीज अच्छे और सच्चे बिजनेस, बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। मैं आपसे अभी लाइव सेशन पे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास मोबाइल नहीं होता तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। इसके लिए भी मुझे पैसा चाहिए था, बिल्कुल, इसके बिल्कुल, अंदर रिचार्ज करने के लिए, आज पोस्टपेड का कनेक्शन है, उसका बिल भरने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए। लेकिन सच्चे जी, और अच्छे काम से, आटे में नमक चलता है, बिल्कुल, नमक में आटा मिलाओ वो नहीं चलता। जी, इसलिए बिल्कुल भैया। मेरे तो ये सारे चीज युवा तो बिल्कुल हमारे यूथ को सीखनी चाहिए। पैसा कमाएं। और आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे जो बाहर आउट ऑफ इंडिया थे, जी, जिनके माँ बाप कहते थे जी, कि मेरा बेटा, जिसका पैकेज लाखों में पैकेज है, जी, मेरा बेटा तो फॉरेन जी, है, क्या आउट ऑफ इंडिया फॉरेन है, वो लोग भी जब ये बीमारी है ना तो दौड़ के उनको याद अपने जी, करेंगे। इसलिए अपने बिल्कुल, वतन को, अपने परिवार को कभी मत भूलना। हो सकता है जी, थोड़ा पैसा वहां ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका जी, प्यार, जो आत्मीयता मिलेगी वो कहीं भी नहीं मिलेगी। जी, और हमारे देश की मिट्टी में जो खुशबू है वो पुनः, भले आप कहीं भी चल जाए लेकिन लौट कर आपको वापस यहीं पर आना होगा। और इस कोरोना की बीमारी के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले जो फ्लाइटों से रिक्वेस्ट कर करके
जिनके परिवार सक्षम जी। था तो उन्होंने लाखों रुपए दे देकर अपने देश पर आए। अगर वही सेवाएं अगर आप हमारे हिंदुस्तान में देते तो हो सकता है यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है, वहाँ पे 5 लाख रुपए मिलती हो। बिल्कुल। लेकिन इस कोरोना की मगर महामारी अपना में देश अपना ही रहता है। कोरोना की महामारी ने बहुत सारे लोगों को जी। सिखाया भी है। अब जो सीख जाए वो जी। अच्छा, या फिर होगा ऐसा भी होगा तो लोग देखा थोड़े दिन बाद वापस फ्लाइट बुक कराएंगे और वापस उनको उनके बिल्कुल। विदेश की याद आ जाएगी। बट मैं इसको सही नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आपने अगर यहाँ पर जन्म लिया है, आपने यहाँ पर पढ़ाई करी है, आपने सब कुछ यहाँ से जी। सीखा है, तो आप जो भी कमाई दें या जो भी सेवा दें वो अपने ही देश में दें, अपने देश को, बिल्कुल। ताकि हमारा तो विश्व, जो हम कहते हैं ना कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन युवा पीढ़ी अगर उसके अंदर थोड़ा सा और सहयोग कर दे, थोड़ा सा 80% युवा जी। पीढ़ी तो 20% और अगर वो कर दे तो मैं कहता हूँ आज हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा। सोने की चिड़िया जो कहते हैं ना, हम वो कहलाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। हम उस चीज को वापस से ला सकते हैं जो चीज हम पहले हुआ करते थे। यार मैं बहुत सिंपली बात करता हूँ, बहुत सारे मजदूर जो राजस्थान से यूपी गए और जी। राजस्थान में भी आया, महाराष्ट्र गए, गुजरात वगैरह सब इधर उधर स्टेट के आए, वो सारे मजदूर अगर अपने ही स्टेट में रहे और वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ की सरकार अच्छा बिजनेस का प्रोजेक्ट लेके आए तो उनको वहीं पर रोजगार मिल जाएगा। हो सकता है वहां से 5-10 रुपए कब मिलेंगे दूसरे स्टेट, बट अपना परिवार, अपना बिल्कुल। घर और अपना वहां का वहां रहेगा सब कुछ, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चन होता बिल्कुल। आपको? बस काफी अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी सारी चीजें मुझे भी और हमारे सभी व्यूअर्स को सिखाई है और काफी सारी चीजें आपसे भी हमें और सबसे सीखने का जरूरत है। जिस तरह के आपने एग्जाम्पल्स दिए, जिस तरह से आपने बात को समझाया, उस तरह की सोच और उस तरह से अगर हर युवा देश को आगे बढ़ाने की सोचे तो बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है, तो वो चीज बिल्कुल हो सकती है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे भैया आपसे बात करके। और एक चीज और कहना चाहूंगा भैया कि हम लोग एक चीज और करना, अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो प्लान है वो ये है कि हम लोग, हमारा जो यूथ है वो काफी अपने कल्चर से थोड़ा दूर सा हो गया है। तो हम लोग उसके लिए रामायण और महाभारत का एक सेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें हम रामायण और महाभारत के साथ लोग किस तरह अपनी उस तरह की उन चीजों को, उस तरह के उस दौर के विचारों को अपना करके किस तरह से अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक लाइव शो करने का प्रोग्राम है हमारा। तो मैं उसके लिए भी आपका सपोर्ट चाहूंगा भैया। 101% आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग चाहिए तो मेरी ओर से और मेरी पूरी युवा मोर्चा की टीम से, या जो भी मेरे युवा साथी हैं उनकी तरफ से, और कहीं बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग चाहिए, जिनका आशीर्वाद भी चाहिए, तो सब कुछ आपके लिए। और आपके द्वारा जो इस 4th सेशन, आपका 4th एपिसोड था शायद तक, ये 4th एपिसोड था, बहुत ही प्यारा था। मैं इसलिए नहीं बोला हूँ कि आपने मुझे लाइव लिया, हो सकता है मेरा चेहरा तो आप देख नहीं पा रहे हैं, आवाज ही सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। बट मुझे भी अच्छा लगा कि मेरा भी ये फर्स्ट एपिसोड था इस तरह का। आज से पहले मैं भी कभी इस तरह पे इंस्टाग्राम पर लाइव वगैरह नहीं आया, और बस काम करते गए, काम करने की इच्छा है दिल में, काम करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, आपको काम अच्छा और सच्चा होगा तो आपको फल भी 100% मिलेगा। आप सभी लोग, आपके फाउंडर मिस्टर निखिल शर्मा, स्वर्णिम जी, त्रिपाठी होस्ट, एंड सभी जितने भी युवा साथी जिन्होंने कमेंट भी किए हैं और जो मुझसे जुड़े हैं, मेरा चेहरा नहीं देख पाए, हो सकता है मेरे मोबाइल में कुछ एरर हो, मैंने उसको अपडेट नहीं किया। इससे मुझे आज एक चीज सीखने को मिली, तो मेरा मोबाइल शायद अपडेट नहीं हुआ। मुझे एक मैसेज आया, बस वो अपडेट की प्रॉब्लम। तो जीवन में मेरी बात सुनो, हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप ये अगर लाइव नहीं करते तो मैं इसको अपडेट नहीं कर पाता। हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले अपडेट किया, बट हो सकता है वापस ये अपडेट मांग रहा है इंस्टाग्राम, तो मैं इसको अपडेट करूंगा। और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गजेंद्र भैया। मैं वापस से जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे बिल्कुल इसी तरह से जुड़ना चाहूंगा। और सभी व्यूअर्स को मेरा एक मैसेज है कि आप भी अपने ही इसी तरह गजेंद्र भैया के जिस तरह से ख्यालात हैं, इसी तरह काम करते रहिए और देश को आगे बढ़ाने की सोचिए। आप खुद भी अपने आप आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप हमारे जो नेक्स्ट पॉडकास्ट रहेंगे उनके लिए हमारे साथ जुड़ सके। तो थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गजेंद्र भैया का भी अपने प्रेशियस व्यूज हमारे साथ शेयर करना भूल गए कि इस को आप पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें प्लीज,
सभी युवा जो मुझे, जी और निश्चित तौर पर थैंक मेरा मानना है कि अभी जो आपके फॉलोअर्स थे और इस सेशन खत्म होने के बाद जी उस पे इजाफा हुआ होगा, भले एक का हुआ होगा या दो का हुआ होगा जी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल डेफिनेटली आपके पेज, और सभी से मैं युवाओं जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, युवा साथियों से, फ्रेंड से, अधिक से जी अधिक इस पेज जी को लाइक कीजिए। और आप भी अपनी जी कोई बात रखना चाहते हैं तो इनके फाउंडर निखिल जी शर्मा और स्वर्णिम जी के माध्यम से आप अपनी बात बता सकते हैं। थैंक्स बिल्कुल फॉर हमारे स्वर्णिम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गजेंद्र भैया थैंक यू सो मच